हाँ तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार दिल की गहराइयों से सभी का हमारे इस राउंड कोचिंग हब पर। आज हम एनसीईआरटी के आधार पर कक्षा 8 के विषय गणित में प्रश्नावली नंबर 1 के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। उसके वो इस प्रकार है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम दोस्तों कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसको शुरुआत करने से पहले हमें जो चीज़ हमारा बेसिक है, जो कक्षा 7 तक का जो हमारा बेसिक है, वो एक बार इम्प्रूव होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का अर्थ है कि वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जो प्रकृति में पाई जाती हैं, वे सभी संख्याएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। जैसे हमें 1 रुपया कहीं पे गिरा हुआ मिल गया, 2 रुपये मिल गए, लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते कि हमें 0 रुपया मिल गया। ठीक है, तो उसी प्रकार वे सभी संख्याएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम बात करें कि पूर्ण संख्या, यदि हम पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करें तो वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनमें शून्य को अर्थात 0 को, शून्य को शामिल कर लिया जाता है, शून्य को शामिल कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वे सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं तो सारी आ जाएंगी। ठीक है, और इनके साथ में किसको शामिल कर लेंगे, 0 को, तो उन संख्याओं क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनमें शून्य को शामिल कर लिया जाता है क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या। तो देखो यहाँ पे जिनमें 0 को शामिल नहीं करते हैं वो होती है प्राकृत संख्या, और जिनमें 0 को शामिल कर लिया जाता है उनकी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याओं का और प्राकृत संख्याओं का क्या होती है, युग्म होती है। किस प्रकार, जैसे बीच में आता है इसमें 0, और 0 के ध्यान रखना है आपको, ये तो होता है राइट हैंड साइड और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात ये तो होता है दायां पक्ष। कौन सा पक्ष, दायां पक्ष, और ये होता है वाम पक्ष या बायां पक्ष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 0 के इस साइड तो आती है धनात्मक संख्याएं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट। इसी प्रकार 0 के इस साइड बाईं ओर कौन सी संख्या आती है, माइनस की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे माइनस का 2 बड़ा है, माइनस का 2 बड़ा है, प्लस का 2 बड़ा है, माइनस का 2 बड़ा है, प्लस का 2, तो कौन सा बड़ा है, प्लस का 2 बड़ा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माइनस का 1 जो संख्या होती है, माइनस का 1 जो संख्या होती है वो बड़ी है कि माइनस की 4 बड़ी है, तो ध्यान रखना है आपको, माइनस में उल्टा होता है। तो माइनस में बड़ा क्या है, माइनस का 1। या तो आपके ऊपर 4 रुपये उधार हो या 1 रुपये उधार हो, तो कौन सा बेहतर है, 1 रुपये उधार है वो बेहतर है, क्योंकि वो जल्दी से चुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको बेसिक रूप से जानना चाहिए सम संख्याओं के बारे में, सम संख्याएं। ठीक है, अब सम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से क्या हो, भाज्य हो, जो 2 से भाज्य हो, अर्थात उनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है,
उदाहरण रूप से हम ले लेंगे जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाज्य हो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। इसी प्रकार यदि हम विषम संख्याओं की बात करें, विषम संख्या, यदि हम विषम संख्याओं की बात करें तो आपको लिखना है कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से क्या हो, अभाज्य हो या 2 से भाज्य नहीं हो, तो वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से किससे, 2 से भाज्य न हो, जो 2 से भाज्य न हो। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो, भाज्य न हो, अर्थात जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है अभाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी प्राकृत संख्या जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी प्राकृत संख्या, वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा, अर्थात खुद के अलावा, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का, किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो, वे सभी प्राकृत संख्या जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। ठीक है, उसके बाद में फिर 23। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि वे सभी प्राकृत संख्या जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 2 हो गया, अब 2 में स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है, कई बार बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो 2 क्या है, सम संख्या भी है लेकिन 2 अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर 1 का भाग जाता है सब में, इसलिए आपको ध्यान रखना है 1 को ना तो भाज्य संख्या में शामिल किया जाता है ना ही अभाज्य संख्या में शामिल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अब भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे सभी प्राकृत संख्या जिनमें स्वयं का के साथ साथ अन्य किसी भी संख्या का क्या चला जाता है, भाग चला जाता है। तो वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है, अन्य संख्याओं का भाग चला जाता हो। उदाहरण रूप से देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, 4, उसके बाद में फिर 6, फिर 8, फिर 9। कई बार 9 में बच्चा कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 9 में देखो भाग चला जाता है। 9 क्या है, एक विषम संख्या भी है लेकिन एक भाज्य संख्या भी है, क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाता है। ठीक है, 9 के बाद में फिर 10, फिर 12, फिर 15, ठीक है, फिर 18, फिर 20, फिर 21। तो ये सभी क्या संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। कौन संख्या है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण परिमेय संख्याओं के बारे में, जिनसे संबंधित आपकी क्या है 1.2 में क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आगे ये क्या आपका बेसिक है जो कंप्लीट होना चाहिए छोटी क्लासों से। ठीक है, जैसे भाज्यता के नियम हो गए, वो भी आपके क्लियर होने चाहिए 11 तक। उससे क्या होता है कि जो कुछ कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो भाज्यता के नियमों पर डिपेंड रहते हैं, तो वो क्या है आपका बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक यदि आपका कमजोर रह गया तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी,
इसलिए अपना बेसिक पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब देखिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम P/Q अर्थात P/Q कह दो या फिर अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परंतु यहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इज इक्वल टू 0 या फिर हर का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि यदि जैसे हमने संख्या ली 6/4, ठीक है, हमने संख्या ली 6/4। अब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ पे 6/0 नहीं लिख सकते। वे सभी संख्या जिनको P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि यदि हम 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है दोस्तों, अनंत आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास 0 आएगा, लेकिन यदि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत। इसलिए ध्यान रखना है वे सभी प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0 अर्थात Q के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपके जो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले इनको समझिए एक बार। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि आपको परिमेय संख्या बनानी है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या पूछ ले, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से छोटी। अब देखो हम गिनती बोलते हैं तो 2 से छोटा क्या आता है 1, 1 से छोटा क्या आता है -1, फिर -2, -3 और -4। ठीक है, अब देखो सब में किसका भाग दे सकते हैं हम, 1 का। 0 नहीं आना चाहिए परिमेय संख्या में, Q के स्थान पे क्या नहीं आना चाहिए 0। तो यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा, फिर इसके नीचे 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1। तो इनको हमने P/Q के रूप में तो लिख दिया, पर Q के स्थान पे क्या नहीं है, 0 भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, 2 से क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, 2 से क्या हो जाएंगी, छोटी। यदि इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2/3 और इसको मिटा के समझा देता हूँ आपको मैं, एक बार इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये तो वो है जिनमें केवल एक संख्या दी जाए। यदि आपको भिन्न के रूप में संख्या दी गई हो तब आपको कैसे निकालनी है परिमेय संख्या, देखिए। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2/3 व 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 निकाल लो या 10 निकाल लो, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले हर को क्या बनाएंगे, समान। यदि मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है 5, क्योंकि वैसे तो पहले हो जाएंगे हर समान। अब देखो यहाँ पे अंश बटे हर, तो हर को क्या बनाना है, हमको समान बनाना है। पहले हर को क्या बनाना है, समान बनाना है। ठीक है, अब देखो 2 तरीके होते हैं, एक आपकी किताब में दे रखा है तरीका और एक बिल्कुल आसान तरीका है। तो पहले हम आसान तरीका पढ़ते हैं, उसके बाद में जो आपकी पुस्तक में दे रखा है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 2/3 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो देखो 2/3 और एक साइड लिख देंगे हम 4/5। अब देखिए हमको क्या करना है, हर को अंश बटे हर को क्या बनाना है, हमको समान बनाना है। तो हर समान कब बनेगा, यदि हम इसको इसके हर से गुणा कर दे 5/5 से, और इसको इसके हर से गुणा कर दे 3/3 से, तब देखिए हर नीचे का 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 तिया 15 और 4 तिया 12। ठीक है ना, तो हमारा हर क्या बन गया, अब समान बन गया। हर क्या बन गया, समान। यदि हमें 2 ही परिमेय संख्या निकालनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, 10 के बाद में क्या आता है 11,
तो 11 के बाद में क्या आता है 12। ठीक है, यदि हमको एक परिमेय संख्या निकालनी होती है 10 के बाद क्या आता है 11, तो नीचे 15 है तो यहाँ पे क्या लिख देते 15 लिख देते, तो हमको क्या प्राप्त हो जाती एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है जो इससे तो क्या है बड़ी और इससे क्या है छोटी, क्योंकि 10 से बड़ा क्या होता है 11 और 12 छोटा क्या होता है 11, तो इससे तो बड़ी और इससे छोटी हमको क्या प्राप्त हो जाती है एक परिमेय संख्या। अब हमको निकालनी है कितनी 5, क्या निकालनी हमको 5। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है जो डिफरेंट है वो क्या होना चाहिए अधिकतम होना चाहिए, ताकि बीच में अधिकतम संख्या आ जाए और जितनी संख्या आएगी उतनी हमें क्या प्राप्त हो जाएंगी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार हमने अधिकतम लाने के लिए या तो इसको 2/2 से गुणा कर दो, फिर इसको भी 2/2 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर इसको 4/4 से गुणा कर दो तो इसको भी 4/4 से गुणा करना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी संख्याएं दोनों संख्या क्या हो बड़ी संख्या प्राप्त हो हमको, तो इसके लिए हमने मान लिया हमने इसको 4/4 से गुणा कर दिया, तो इसको भी किससे गुणा कर दिया 4/4 से। ठीक है, अब देखिए 15 चक्कू नीचे कितने हो जाएंगे 60 और ऊपर कितने हो जाएंगे 1040 और यहाँ पे 15 चक्कू 60 और 12 12 12 24 12 36 12 चक्कू 48। अब देखो यहाँ पे ऊपर सीखे देखो यहाँ पे 40 और यहाँ पे क्या है 48, 8 का गैप है ना, और हमको कितनी निकालनी है 5 निकालनी है। ठीक है, अगर हमको ज्यादा निकालनी होती तो 4/4 की बजाय हम 5/5 से या 10/10 से गुणा कर देते दोनों साइड, तो ज्यादा का गैप मिल जाता हमको, और जितना गैप मिलेगा उतनी क्या प्राप्त होंगी हमको परिमेय संख्या प्राप्त होंगी। अब देखिए नीचे कितना जाएंगे 60, यहाँ पे कितने हैं 60। अब देखो ऊपर नीचे तो कितना आएगा हमेशा 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा, नीचे कितना आएगा हमेशा 60 आएगा। ठीक है, अब ऊपर देखो यहाँ पे 40 तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 41, यहाँ पे फिर 42, यहाँ पे 43, यहाँ पे 44 और यहाँ पे 45। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे बड़ी बड़ी संख्या क्या है 48/60, उससे छोटी 45/60, उससे छोटी 44/60 और उससे छोटी 43/60, उससे छोटी 42/60 और उससे छोटी 41/60, उससे छोटी 40/60। अतः हमको कितनी परिमेय संख्या प्राप्त होगी देखो 1 2 3 4 5। इस प्रकार क्या है हम 10 या 20 कितने भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को पीछे करके वापस इसको समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन आपको क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रश्नावली नंबर 1 पर। प्रश्नावली नंबर किस पे चलते हैं 1 पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे आपको मैं किताब का तरीका बताता हूँ एक बार। देखो आपको किताब में क्या तरीका है, किताब में क्या है एक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे दो संख्या है हमारे पास 2/3 और 4/5, 2/3 और 4/5, तो इनको क्या करना है आपको पहले जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है। अब जो भी आपका इनका जोड़ प्राप्त होगा इसमें किसका भाग दे देंगे हम 2 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे 2 का भाग दे देंगे, तो हमको पहले एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, फिर उसको जोड़ेंगे पिछली वाली संख्या में, फिर उसमें 2 का भाग देंगे, फिर हमको दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक बार देखो हम करके देखते हैं। यहाँ पे इनको यदि हम हल करेंगे दोनों को, तो देखो दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 5 3 15 और यहाँ पे देखो 5 दूनी 10। देखो एलसीएम लेना बता देता हूँ आपको मैं। पहले नीचे वाले जो मान है उनको आपस में गुणा कर दो, 5 को 3 को गुणा कर दिया 5 3 15, फिर 5 को 2 से गुणा कर दो 10 और फिर 3 को किससे गुणा कर दो 4 से। तिरछा गुणा करना है, पहले 5 को 3 से गुणा कर दो 15, फिर 5 को 2 से गुणा कर दिया 10 और यहाँ पे 3 किससे गुणा कर दो 4 से, तो 3 चक्कू 12। अब देखो यहाँ पे 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22/15, और नीचे भाग में कितना था 2 था, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 2 से। बटे में था ना 2, देखो बटे में 2 होने का मतलब क्या है देखो इधर समझो ये वाला है। ठीक है, और भाग कितना है यहाँ पे 2, भाग कितना है 2। अब आपको पता है कि 12/15 और भाग को हम यदि गुणा में बदलते हैं तो यहाँ पे ये संख्या कैसी हो जाती है उल्टी हो जाती है। ध्यान रखना कैसी हो जाती है संख्या उल्टी हो जाती है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 12/15 दूना 30, क्या प्राप्त होगा 12/30। ठीक है, तो हमको एक परिमेय संख्या क्या प्राप्त होगी 12/30। कौन सी प्राप्त होगी 12/30। ठीक है, फिर दोबारा आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो हमको 12/30 तो प्राप्त हुई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 12 को देखो यहाँ पे 2/2 से गुणा करेंगे तो नीचे कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ऊपर कितने हो जाएंगे 24, तो 24/60। तो इनके बीच में हम एक भी संख्या 24/60 भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे उसी प्रकार फिर दोबारा क्या करेंगे 12/30 हमको संख्या प्राप्त होगी, वापिस 12/30 में इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या को लेके चलना है, कोई सी भी है, तो 2/3 ले लो या 4/5 ले लो। ठीक है, कोई सी भी एक संख्या को वापस 2 जोड़ना है और फिर वापस 2 का भाग देना है। एक संख्या को लगातार
लेके चलना है। अब देखो यहाँ पे एक संख्या को लगातार क्या करना है, लेके चलना है। अब देखो 12/30 आ गई। इसके बाद देखो वापस 4/5। अब इनको जोड़ने के बाद वापस किसका भाग देना है, यहाँ पे हमको 2 का भाग देना है। अब देखो वापस हम ऐसे लेंगे, कैसे लेंगे, 30 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। 30 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएंगे, 150। ठीक है, देखो 5 तिया 15 और 0 की 0। फिर उसके बाद में हम 5 को किससे गुणा करेंगे, 12 से। 12 पंजो 60 प्लस, फिर 30 को करेंगे हम 4 से, कितना हो जाएंगे, 120। 4 तिया 12 और 0 की 0। वापिस हम इनको जोड़ते हैं, क्या करेंगे, इनको वापिस जोड़ेंगे। अब देखिए 60 और 120 कितने हो जाएंगे, 180 बटे 150, और यहाँ पे हो जाएंगे 1/2। ठीक है, फिर वापिस जब हम इसको हल करेंगे तो देखो 2 को किससे गुणा करेंगे, 150 से, तो कितने हो जाएंगे, 15 दूना 30, 300, और ऊपर कितना हो जाएगा, 180। अब देखो यहाँ पे अब यदि हम काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, कितना बचेगा हमारे पास, 18/30। तो एक संख्या हमको क्या प्राप्त हो गई, 18/30। ठीक है, फिर दोबारा इस संख्या में वापस किसी भी एक संख्या को लेकर चलना है, उसको जोड़ना है, फिर वापस 2 का भाग देना है। तो ऐसे हमको क्या निकालनी पड़ेगी, संख्या निकालनी पड़ेगी, बार बार परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे निकालेंगे तब भी हमारा आंसर सही है, और ऐसे निकालेंगे तब भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली नंबर 1.1 पर। अब हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर 1.1 पर। अब इससे पहले जो भी हमारी जो प्रश्नावली है उसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली में क्या है, 5 क्या है, गुणधर्म है। 5 क्या है, गुणधर्म। तो उनके बारे में हमको थोड़ा विस्तार से चर्चा करनी है एक बार, ताकि जब हम सवाल करेंगे तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो एक शब्द है यहाँ पे, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता को समझो। क्रम विनिमयता कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है सहचारिता भी कह सकते हैं उसको, या फिर योज्य, योग कह दो, या फिर क्या कह दो, योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो योज्य क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, गुणन। गुणन क्रम विनिमयता। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार होती हैं, इसको समझो एक बार। पहले आप देखो यहाँ पे देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। अर्थात यदि हमको कोई भी संख्या दे दे और इन संख्याओं को हम देखो यहाँ पे रखेंगे, तो ये दोनों के मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। यदि बराबर आ रहे हैं और कोई भी संख्याएं हमको इस रूप में दे रखी हैं, तो हमको लिखना है कि यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, योग क्रम विनिमयता का गुणधर्म क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। यदि हम यहाँ पे a बराबर हम ले लेते हैं 2, b बराबर ले लेंगे हम 3, और c बराबर क्या ले लेंगे 4। ठीक है, आप एक बार रख के देखिए, यहाँ पे तो a बराबर कितना रखना है, 2 प्लस, और b बराबर क्या रखना है, 3 प्लस, और c बराबर क्या रखना है, 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखो a बराबर कितना रखना है हमको, 2, और b बराबर 3, और c बराबर क्या रखना है, 4। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 बराबर, यहाँ पे 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 12 कितना है, 4। तो देखो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, और यहाँ पे 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। तो दोनों का मान क्या होता है, समान। यदि हमें संख्या इस रूप में दी जाएंगी आपको, ठीक है, तो दोनों को हल करने पर मान क्या आएंगे, समान आएंगे। और वहां पे किसका चिन्ह होगा, जोड़ का। किसका साइन होगा, जोड़ का साइन होगा, चिन्ह। ठीक है, यदि जोड़ का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह हो, धनात्मक का चिन्ह हो, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, योग क्रम विनिमयता का गुणधर्म लग रहा है। उसी प्रकार गुणन क्रम विनिमयता में देखो, गुणन जो क्रम विनिमयता है, इसमें हमको समीकरण इस रूप में मिलेगा, a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b और गुणे में c। ठीक है, इसमें भी देखो कोई सा मान रख के चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे रखेंगे a बराबर कितना, 2 गुना b का मान रखेंगे 3 गुना 4। उसी प्रकार यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे, 2 गुना 3 और गुणे में कितना, 4। अब देखिए 2 गुना 3 चक्कू 12 इक्वल टू 2 तिया 6 गुना 4। तो देखो यहाँ पे 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पे 6 चौके
24। ठीक है, 6 चौके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 24। तो यहाँ पे देखिए LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS। यदि हमें मल्टीप्लाई का क्या हो, साइन हो, यदि हमको गुणा का साइन दिया जाए, ठीक है, और फिर यहाँ पे दोनों संख्या क्या हो, LHS और RHS समान हो, तो हमको क्या करना है, वहां पे इसमें कौन सा नियम लग रहा है? गुणधर्म, गुणन क्रम तक क्या लग रहा है? गुणधर्म लग रहा है। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से और समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं हम, प्रतिलोम के बारे में। ठीक है, प्रतिलोम संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रश्नावली नंबर 1.1 में। तो अब देखिए प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम, ठीक है, अब प्रतिलोम में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, और एक होता है गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। अब देखिए इन दोनों को समझो। योज्य प्रतिलोम में आपको क्या ध्यान रखना है और गुणन प्रतिलोम में आपको क्या ध्यान रखना है? योज्य प्रतिलोम में आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? 0। क्या प्राप्त होना चाहिए? 0 प्राप्त होना चाहिए, तब जाके हम किसी भी संख्या क्या निकाल लेंगे? योज्य प्रतिलोम निकाल लेंगे। उसी प्रकार गुणन प्रतिलोम में आपको पता होना चाहिए हमको क्या प्राप्त होगा? 1। क्या प्राप्त होगा? 1। अब कैसे प्राप्त होगा वो समझिए एक बार। हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बुक में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपसे कहा जाएगा कि 2 का क्या निकालो? आप योज्य प्रतिलोम निकालो। क्या निकालो? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अर्थात आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसको 2 में यदि जोड़ा जाए, 2 में क्या किया जाए? जोड़ा जाए, तो हमको क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। ऐसी संख्या जिसमें 2 को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त हो? 0। तो देखिए यदि हम 2 में, किसमें? 2 में यदि हम माइनस का क्या जोड़ेंगे? 2। 2 में यदि हम माइनस का 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि प्लस गुणा होता है किससे? प्लस से, तो क्या आता है हमारे पास? प्लस। यदि माइनस को गुणा करते हैं किससे? प्लस से, तब भी हमारे पास क्या आता है? माइनस। यदि हम माइनस को गुणा करते हैं माइनस से, तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों? प्लस आता है। ठीक है, यदि हम प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा। यदि हम माइनस की संख्या को प्लस की संख्या के साथ में गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। यदि दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो उनको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? प्लस का साइन प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस किससे गुणा होगा? देखो ध्यान रखना है आपको, बॉक्स के बाहर यदि कोई भी चिन्ह नहीं हो तो आपको क्या चिन्ह मानना है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो प्लस के साइन में यदि माइनस के साइन से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस के साइन को माइनस के साइन से, मान लो ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस का साइन। तो 2 माइनस 2 क्या प्राप्त होगा हमको? 0। क्या प्राप्त हुआ है हमको? 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का 2। समझ गए मेरी बात? उसी प्रकार यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2/3 का क्या निकालो? आप योज्य प्रतिलोम निकालो। क्या निकालो? योज्य प्रतिलोम। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम क्या जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या जोड़ना है आपको? माइनस का 2/3 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? माइनस का 2/3। देखिए हम सोल्व करके देखते हैं। 2/3 तो ऐसे कैसे रह जाएगा? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस और 2/3। दोनों से यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस के 2। अब देखो 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 0/3। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? 0। ठीक है, तो समझ गए आप कि 2/3 में क्या जोड़ा जाए कि क्या प्राप्त हो हमको? 0। तो क्या जोड़ा जाएगा? माइनस का 2/3। तो ध्यान रखना है, आपकी क्वेश्चन आएगा 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो क्या होगा? माइनस का 2/3। क्या होगा? माइनस का 2/3। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माइनस का 2/4 का योज्य प्रतिलोम निकालना हो, माइनस के 2/4, तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्लस का ही जोड़ना है। क्या? 2/4। देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 2। ठीक है, तो माइनस का 2 और प्लस का 2, तो ऊपर कितना बचेगा आपको? 0 और नीचे कितना बचेगा? 4। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? वापिस 0 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमने माइनस के 2/2 में क्या जोड़ा? प्लस का 2/2, ताकि हमें क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/4। उसी प्रकार 2/3 का योज्य प्रतिलोम का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 2/3। ठीक है, अब देखिए आपको गुणन प्रतिलोम के बारे में पढ़ते हैं। गुणन प्रतिलोम का मतलब है हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 का, किसका? 2 का गुणन प्रतिलोम बताओ,
2 का या 4 का या मान लो 25 का कह दे कि 25 का गुणन प्रतिलोम। कौन सा प्रतिलोम? गुणन प्रतिलोम। अब 25 को हम किससे गुणा करेंगे हमको क्या प्राप्त हो? 1। 25 को हम किस संख्या से गुणा करेंगे हमको क्या प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। तो ध्यान रखना है 25 को किससे गुणा करेंगे? 1/25 से। किससे गुणा करेंगे? 1/25 से। तो हमको क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 25 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 1/25। क्या है? 1/25। उसी प्रकार यदि हम 2 का गुणन प्रतिलोम निकालते हैं तो 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 1/2 से गुणा करेंगे। 2 को देखो, यदि हमसे 3 का पूछे, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 1/3 से। तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 1। 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि आपसे भिन्न के रूप में क्वेश्चन आता है, परिमेय संख्याओं के रूप में, कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम? तो देखिए यहाँ पे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो किससे गुणा करेंगे 2/3 को? 2/3 को किससे गुणा करेंगे? 3/2 से। उसी संख्या को उल्टा करके यदि हम गुणा कर दें कि 2/3 को किससे गुणा करेंगे? 3/2 से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होगा हमको? 1। कैसे? 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/2। इस प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण, यदि आपसे पूछ ले जाए कि 4/6 का गुणात्मक, -4/6 का गुणात्मक प्रतिलोम, -4/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो -4/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -4/6 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 6/-4 से गुणा करना पड़ेगा। तभी देखो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। क्या पता प्राप्त होगा हमको? 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमको? 1 प्राप्त होगा। तो -4/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस का 6/-4। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए हम व्युत्क्रम के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है? व्युत्क्रम। ठीक है, ध्यान रखना यदि किसी को कंफ्यूजन हो, किसी भैया या बहन को, तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे की साइड रिवाइज करके वापस देख सकता है। ठीक है, या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप कभी भी जब आपकी इच्छा हो, जब भी आपको पढ़ने का मन करे पहली एक्सरसाइज का, तो आप वापस से देख लें। अब देखिए व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के बारे में समझिएगा एक बार। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम को समझने से पहले या फिर पहले आप व्युत्क्रम को देखिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। यदि आपसे पूछा जाए कि 4 का व्युत्क्रम बताओ, 4 का व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/4। उसी प्रकार आपके सवाल आएगा एग्जाम में कि 9/8 का या 9/18 का क्या निकालो? व्युत्क्रम बताओ। क्या बताओ? व्युत्क्रम। तो क्या आ जाएगा? 18/9। क्या करना है? केवल इसमें क्या करना है आपको? उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा करना है। ठीक है, व्युत्क्रम में ध्यान रखना है आपको, क्या करना है? उल्टा करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं सवालों के बारे में। उससे पहले आपको मैं कुछ बातें बता दूं। एक तो आपको आना चाहिए मिश्रित भिन्न बनाना। ठीक है, मान लो आपको कोई तुल्य भिन्न, कोई भी भिन्न दे रखी है, आपको भिन्न दे रखी है 9/2। ठीक है, 9/2 दे रखी है, इसको आपको बदलना है किसमें? मिश्र भिन्न में। ये भी आपको आना चाहिए, किसमें बदलना है? मिश्र भिन्न में। अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? पहले पूरा का पूरा क्या देते हैं? भाग। जैसे छोटे बच्चे देते हैं ना, 9 में भाग देंगे 2 का, तो देखो यहाँ पे 2 चक्कू 8, कितना बच गया हमारे पास? 1 बच गया, शेषफल बच गया 1। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं कि जितनी बार भाग जाता है, कितनी बार चला गया? 4 बार, तो 4 तो आएगा यहाँ पे शुरुआत में। ठीक है, फिर जो शेषफल बच गया वो आता है हमारा ऊपर, और नीचे कितना आ जाता है? जिसका हम कह देते हैं भाग। इसको वापस से सोल्व करेंगे। देखो 2 चक्कू 8 और 8 और 1 9, 2 चक्कू 8 और 8 और 1 9। अर्थात ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे अगर आप इसको वापस से हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? देखो यहाँ पे 2 तो कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। ठीक है, ऊपर यहाँ पे 4 ऐसे कैसे रह जाएगा? अब नीचे वाला है वो तो क्या हो जाएगा? गुणा, और जो ऊपर वाला होता है भगवान, उसको क्या जोड़ते हैं? हाथ जोड़ते हैं ना,
तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, गुना, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको देखो हम वापस से हल करेंगे, तो 4 दूनी 8 + 1 बटे 2 अर्थात 9 बटे 2 वापस से प्राप्त हो जाएगा हमको। तो आपको एक बार तो आपको मिश्रित भिन्न बनाना आना चाहिए, ठीक है, किसी भी भिन्न का। क्लियर। अब हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर 1 पर, ठीक है। प्रश्नावली नंबर 1.1 पर चलते हैं दोस्तों। अब जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्या है, बेसिक है, तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपके कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो आप, हमको क्या करना पड़ेगा, इनका सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन 2, उसमें क्या निकालना है आपको, योज्य प्रतिलोम निकालना है, जो आपको अभी बताया हमने, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं पहला क्वेश्चन, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमको क्या आना चाहिए, अंश और हर को काटना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 और 3 दोनों समान है ना यहाँ पे, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। लेकिन काटने से पहले क्या करेंगे, हम सबको एक साइड लाएंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, -2 और नीचे क्या बचेगा, बटे में 5, ठीक है। 3 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्लस, ठीक है। फिर वापस देखो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 5/2, 5/2। फिर यहाँ पे माइनस का, देखो 3 से 6 कट रहा है यहाँ पे, देखो गुणा में है ना, तो गुणा में जो मान होता है ना, वो आपस में कट सकता है। देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटे और 5 दूनी क्या बचेगा यहाँ पे, 10, क्या बचेगा, 10, ठीक है। यदि आपको गुणधर्मों का प्रयोग करना हो यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, समान है, ठीक है। तो इनमें क्या लग जाएगा, प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, तो क्रमनिरंतर का नियम लग जाएगा, और माइनस का गुणा का जहाँ पे चिन्ह आता है, वहां पे क्या लग जाएगा, गुणन क्रमनिरंतर का नियम लग जाता है, जो कि आपको साइड में बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे -2/5 और यहाँ पे 5/2, यहाँ पे माइनस का 1/10। अब देखो तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम, तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, 10 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है, क्योंकि 10 में देखो 5 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, देखो इस 10 में 5 का भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 बार, और 2 किससे गुणा करेंगे, -2 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -4, ठीक है। फिर दोबारा देखो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। फिर वापस 10 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो 2 पंजो 10, 5 पर, और 5 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो कितने हो जाएंगे, 50 25, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। फिर देखो 10 में किसका भाग देंगे, 10 का, कितने मिल जाएगा, एक बार, और 1 को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास 1। अब देखो यहाँ पे देखो आप, प्लस के कितने हैं, 25, प्लस कितने करते हैं, 25 है, तो प्लस के 25, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 और माइनस का, देखो यहाँ पे माइनस के 4 और माइनस का 1, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, 5, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। तो प्लस के 25 में से माइनस के 5 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 20, और नीचे कितना बचेगा, 10, 10 का भाग देंगे 20 में, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमको 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पे 2/3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे देखो 2/3, और गुणा में माइनस का क्या है, 3/7, 3/7। तो देखो यहाँ पे 3 किससे गुणा होगा, 2 से, कितना हो जाएगा, या फिर देखो आप 3 से 3 कट रहा है, यहाँ पे देखो 3 से क्या कट रहा है, ये 3 कट रहा है ना, केवल माइनस का साइन बचेगा, और माइनस का चिन्ह यदि 2 से गुणा क्या हो जाएगा, -2/7, माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना बचेगा, माइनस का 1, और नीचे क्या बचेगा, 2 दूनी 4, कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो प्लस 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 7 14, तो देखो ऊपर तो कितना बच गया, 1, और नीचे कितना बच गया, 7 पंजो 35 बच गया, कितना बच गया, 35 बच गया। अब देखो यहाँ पे यदि हम 35 में अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तो देखो 7 का भाग हो जा रहा है 35 में, लेकिन 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। आपको एलसीएम लेना बता देता है, मैं एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे।
एलसीएम इस प्रकार लेते हैं, जैसे नीचे जो हर में जो संख्या रहती हैं 7, 4, 35, उनको ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या करते हैं गुणनखंड। पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं 2 का, तो 7 ऐसे कैसे रहेगा, 2 दूनी 4, और 35 भी ऐसे कैसे रहेगा। फिर वापस हम 2 का भाग देंगे, 7 ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे 2 एकम 2, और 35 ऐसे कैसे रहेगा। फिर आपको ध्यान रखना है 2 से बड़ी संख्या 3, 3 का भाग नहीं जा रहा, फिर 4 का देखेंगे 4 का नहीं जा रहा, फिर किसका जा रहा है 5 का जा रहा है 35 में। देखना है 7 ऐसे कैसे रहेगा, 1 ऐसे कैसे रहेगा, और 5 साथियों 35। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना 7 का भाग जा रहा है, देखो 1, 1 और 1। ठीक है, फिर क्या करना है, सबको गुणा करना है। देखो यहाँ पे 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7, ऐसे भी एलसीएम ले लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, अब 20 को किससे गुणा करेंगे 7 से, तो कितने हो जाएंगे 140। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, तभी वही बात है 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, और 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 140। तो इनका जो एलसीएम वो कितना आ रहा है 140। कितना आ रहा है 140। अब देखो इनको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पे कितना है 140, तो 7 का हम भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो बार बार भाग दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है 7 है ना, तो यहाँ से आप 7 को हटा दो। ठीक है, यहाँ पे 7 का आप 7 को हटा दो, तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा 5 दूनी 10 और 10 दूना 20 बचेगा। ठीक है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो देखो 7 का भाग देंगे 140 में, तो 7 दूनी 14, और जीरो की जीरो कितने प्राप्त हो गए आपको 20 प्राप्त हो गए ना। ठीक है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे 7, तो 7 को आप गायब कर दो यहाँ से, तो क्या बचेगा 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, तो कितने बार कट गया 20 बार कट गया, और 20 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 20 दूनी 40, माइनस में कितना हो जाएगा 40। फिर देखो यहाँ पे वापस यहाँ पे कितने हैं 4, कितने यहाँ पे 4, तो यहाँ पे किसको गायब कर दो आप 4 को गायब कर दो, तो दूनी 4 को गायब कर दिया तो कितना बच गया 7 पंजो 35 बच गया। ठीक है, यदि विश्वास नहीं हो तो यहाँ पे देखो 4 से काटेंगे इसको, देखो 4 4 तिया 12 3, फिर कितने बच गए 2 बच गए 20 हो जाएंगे, और 4 पंजो 20, कितने बच गए आपको 35, कितने आ गए 35। 35 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 35, कितने हो जाएंगे माइनस के 35। फिर यहाँ पे देखो आप वापस 35 है ना, तो देखो 7 पंजे 35 को आप गायब कर दो, कितना बच गया हमारे पास 4, कितना बच गया हमारे पास 2 दूनी 4, और 4 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो क्या प्राप्त होगा हमको प्लस के 4 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो हमारे पास कितना है उसको देख रहे हैं हम, देखो माइनस के 40 और माइनस के कितने हैं 35, तो माइनस के देखो कितने हो जाएंगे 5 के 5 ऐसे कैसे। ठीक है, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, और प्लस के कितने हमारे पास 4, और नीचे कितने 140। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 75 में, और प्लस के कितने हैं 4, तो माइनस के कितने बच जाएंगे हमारे पास 71, कितने बच जाएंगे 71, नीचे कितने बच जाएंगे 140। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल आसान तरीका है ये, क्या है बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखो यहाँ पे कैसे किया है हमने, 140 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, जब हमने भाग दिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कैसे दिया है आपको कि जैसे यहाँ पे मान लो 7 है तो हमने 7 को गायब कर दिया, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने 20 ले लिया, 20 को 2 से गुणा किया 20 दूनी 40 आ गया माइनस का। फिर उसी प्रकार हमने यहाँ पे 4 को गायब कर दिया, और 5 सकते 35, 35 को 1 से गुणा किया माइनस का 35, और फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 है। 4 कैसे आया हमारे पास, क्योंकि 35 को हमने गायब किया, हमारे पास क्या बचा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना है आपको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 71/140। ठीक है, यदि कट रहा हो तो आप इसको काट सकते हैं। फिर हमने क्या किया माइनस के 40 और माइनस का 35 प्लस का 4, तो माइनस देखो माइनस के 40 और 35 तो कितने हो गए यहाँ पे 5, ऐसे कैसे आ जाएगा जुड़ जाएगा दोनों, माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो 5 के 5 हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर बटे में देखो यहाँ पे 140 ऐसे कैसे रह जाएंगे, तो माइनस के 75 और प्लस के 4, तो कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के क्या बच जाएंगे 71/140। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया कि योग प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम का मतलब है हमारे पास क्या प्राप्त होना चाहिए 0 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए 0 प्राप्त होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे पहला इसका हल देखिए आप कि 2/8 में हम किसको जोड़ें कि हमें क्या प्राप्त हो 0, तो किसको जोड़ना पड़ेगा माइनस का 2/8 को। क्लियर यहाँ पे अब क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे प्राप्त हो जाएगा दोबारा देख लो एक बार आप कि दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 8, यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे प्लस और माइनस किसके हो जाएंगे माइनस का 2। ठीक है, तो कितना जाएगा हमारे पास 0/8 अर्थात क्या प्राप्त होगा हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक है,
तो 2/8 का योग प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 2/8। उसी प्रकार आपको देखो यहाँ पे देखना है, इसमें माइनस का 5/9, माइनस के 5/9, तो माइनस के 5/9 में क्या जोड़ेंगे हम, प्लस के 5/9 को जोड़ेंगे। देखो माइनस का 5/9, इसमें यदि हम जोड़ दें प्लस का 5/9, तो देखो यहाँ पे 5/9 को जोड़ेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। ऊपर माइनस के 5 प्लस का 5 क्या हो जाएगा, 0/9, तो क्या आ गया हमारे पास 0। अब देखो माइनस के 5/9 का क्या हो जाएगा युक्त प्रतिलोम, 5/+9। उसी प्रकार ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास 6/5, और 6/5 का युक्त प्रतिलोम क्या आ जाएगा, माइनस का 6/5 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो 2/-9, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 9 है, तो आप क्या लेना है, प्लस का 9 लेना है, ठीक है। तो किसको जोड़ेंगे आप, 2/+9 क्या आ जाएगा, इसका योग प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। किसका आ जाएगा, प्लस का आएगा, सॉरी किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 2/-9 है, इसको देखो 2/-9, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, प्लस के 2/9 जोड़ेंगे, तो देखो 9 तो नीचे आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो दोनों से क्या है, ये माइनस है, दोनों यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ऊपर क्या बचेगा 0/9, क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो ध्यान रखना है 2/-9 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 2/9। उसी प्रकार 19/-6, 19/-6, तो ध्यान रखना है माइनस का 6 यहाँ पे है ना, तो इसको हम माइनस के 19/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, प्लस का 19/6 जोड़ा जाएगा। देखो 6 तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 19 और प्लस का 19 क्या आ जाएगा आपके पास 0/6 अर्थात 0। तो मैं यहाँ पे देखो 19/-6 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 19/6, ठीक है। तो ध्यान रखना है योग प्रतिलोम में हमको क्या प्राप्त करना है, 0 प्राप्त करना है, ठीक है। यदि गुणन प्रतिलोम होता तो हमको क्या प्राप्त करना होता, 1 प्राप्त करना होता, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों आगे, ठीक है, दूसरा डिस्कशन दिखाते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बेसिक आपको पहले हमने बता दिया। इसलिए यदि आप चाहें तो पक्षांतर के द्वारा साइड में आप गुण धर्मों का भी प्रयोग कर सकते हैं पहले क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन आपको पहले सोल्व करना आना चाहिए, पहले सोल्व करना आएगा तभी आप गुण धर्मों का अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे, गुण धर्म कैसे लगेंगे, ठीक है। तो पहले आप सोल्व करना सीखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सत्यापित। तो कई बच्चों की क्या है, जो नई पुस्तकें हैं ना, उनमें क्या है, जो आंकड़े हैं ना, जो अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। इसलिए कई क्वेश्चनों में यदि आपको संख्या चेंज भी होती है ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल उसको हल करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इस संख्या में, इसमें यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। तो कई किताबों में क्या है, क्वेश्चन में जो संख्या है ना वो चेंज है, ठीक है। तो आपको हल करने का क्या आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है x बराबर 11/15, और दूसरे में दे रखी है माइनस के 13/17। तो इसके लिए आपको सत्यापित कीजिए कि माइनस, फिर बॉक्स में दे रखा है माइनस का x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। अर्थात हमारे पास ये क्या है, LHS और ये क्या है, RHS। तो हमको मान रख के चेक करना है दोनों में यहाँ पे ये सत्यापन अर्थात सही सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हम शुरुआत में रखे देखेंगे, यहाँ पे देखिए पहले करते हैं हम LHS से, किससे करते हैं, LHS से। तो LHS से देखिएगा आप कि माइनस बाहर है ना, तो माइनस बाहर हो जाएगा, फिर माइनस वापस दोबारा, और x का मान क्या है यहाँ पे 11/15 इक्वल टू x का मान क्या है हमारे पास 11/15। अर्थात इसको सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ये वाला प्राप्त होना चाहिए। ये तो है LHS और ये क्या है हमारे पास RHS, क्या है हमारे पास ये RHS है, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 11/15, और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास 11/15। इसका अर्थ हो गया कि LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दूसरा, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखिए आप कि माइनस बाहर है यहाँ पे, फिर देखो वापस दोबारा यहाँ पे क्या है, अंदर माइनस है, ठीक है। माइनस बाहर है, फिर हमारे पास क्या है, अंदर है, और फिर माइनस x की जगह हम ये संख्या वाली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या को लिखेंगे हम। तो वापस क्या लगाना पड़ेगा हमको, बॉक्स, और क्या लिखेंगे माइनस के 13/17,
ठीक है। और फिर बाहर क्या है x, x का क्या है माइनस के 13/17 दूसरे में। अब देखो यहाँ पे इस माइनस से माइनस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस फिर माइनस से गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा हमको, माइनस ही प्राप्त होगा, माइनस के 13/17। और यहाँ पे क्या है वह पहले से ही माइनस के 13/17। तो यहाँ पे देखो क्या है सत्यापित हो रहा है ना, LHS बराबर क्या हो रहा है RHS। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, उसमें क्या था योज्य प्रतिलोम, और यहाँ पे क्या हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम। आपको योज्य प्रतिलोम में बताया गया था कि हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमने गुणात्मक प्रतिलोम में बताया था कि आपको क्या प्राप्त होना चाहिए 1, क्या प्राप्त होना चाहिए 1। तो अब देखिए माइनस का 13 यहाँ पे संख्या है ना, ठीक है, माइनस का 13 इतना आसान है कि आप स्वयं कर देंगे। देखो माइनस के 13 को हम किससे गुणा करें तो हमको क्या प्राप्त हो जाए 1 प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पे माइनस का जो 13 है उसको यदि हम 1 बटे माइनस के 13 से गुणा करें, माइनस के 13 को 1 बटे माइनस के 13 से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त होगा कि नहीं होगा बताओ, हो जाएगा ना 1 प्राप्त। क्योंकि देखो माइनस के 13 से माइनस के 13 कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1, अर्थात माइनस का 13 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1 बटे माइनस का 13। उसी प्रकार देखो यहाँ पे माइनस के 13/19, तो माइनस का जो 13/19 है, माइनस का 13/19 इसको किससे गुणा करें, यदि हम इसको माइनस के 19/13 से गुणा करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 13 से 13 कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना। यहाँ पे देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 से क्या कट जाएगा 19 कट जाएगा, ठीक है, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। अर्थात माइनस के 13/19 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है, कौन सा प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा माइनस के 19/13, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 1/5 का 1/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। क्यों इसमें 1/5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले से बटे हुए है 5 है ना, हर की जगह पे है ना, तो 5 से क्या कट जाएगा 5, क्या प्राप्त होगा हमको 1, अर्थात 1/5 का योज्य प्रतिलोम क्या है वो गुणात्मक प्रतिलोम, सॉरी क्या है गुणात्मक प्रतिलोम 5 है, ठीक है। उसी प्रकार आंसर इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस के 5/8, माइनस के 5/8 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 8/-5, समझ गए कैसे हो जाएगा। उसी प्रकार देखो सॉरी ये तो गुणा में है तो इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 या 15 बटे 8 और 7 कितने हो जाएंगे 56, अर्थात हमको 15/56 का क्या निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 56/15 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो 15 से 15 कट जाएगा और 56 से 56 कट जाएगा, अर्थात ये जो आपको यहाँ पे जो भी आपको चर दे रखा है, संख्या दे रखी है, अचर पद दे रखा है ना, अचर पद देखो ध्यान रखना है आपको, यदि आपको x y z और t के रूप में कोई भी बहुपद दे रखा हो तो वो क्या होते हैं चर, क्या होते हैं चर। यदि आपको संख्याएं दी जाती हैं तो संख्याओं को हम क्या कहते हैं अचर कहते हैं, क्या कहते हैं अचर। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्या दे रखा है अचर पद दे रखे हैं, तो देखो यहाँ पे 15 से 15 कट जाएगा, 56 से 56 कट जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि 15/56 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है अर्थात आंसर वो क्या है 56/15 है, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे माइनस से क्या कट जाएगा दोस्तों माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको 2/5 बचेगा। अब 2/5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है, क्योंकि हम 2/5 को 5/2 से गुणा करेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 1, क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपको अचर पद दे रखे हैं इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/2। उसी प्रकार देखो 1, अब 1 का क्या होगा बताओ, 1 को किससे गुणा करें कि प्लस का 1 हो जाए, 1 को किससे गुणा करेंगे माइनस के 1 से गुणा कर देंगे वापस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 1, अर्थात -1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा माइनस का 1 ही होगा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस का 1 ही होगा। क्योंकि देखो माइनस का 1/1 भी ले सकते हो आप, क्योंकि 1 में किसी का भाग देते हैं तो वापस वही संख्या जाती है, ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत किए गए गुणधर्म या जो गुण है उसका क्या बताना है, आपको नाम बताना है कि यहाँ पे जो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरणों में कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम -4/5 गुणा 1 यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो वापस हमारे पास क्या प्राप्त होता है, -4/5 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखो एक को यदि हम -4/5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, -4/5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस इसमें लागू हो रहा है। यहाँ पे देखिए -13/17 और इस साइड देखिए यहाँ पे -13/17, फिर गुणा में देखो यहाँ पे -2/7 और यहाँ पे कितना -2/7। ठीक है, तो दोनों में कौन सा नियम लागू हो रहा है, गुणात्मक वाला। कौन सा नियम, गुणात्मक तत्सम भी कह सकते हैं या फिर आप गुणात्मक क्रम विनिमयता नियम भी कह सकते हैं। तो देखो पहले में हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, यहाँ पे नियम लागू हो रहा है गुणात्मक, गुणात्मक या गुणन, गुणात्मक या गुणन, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक नियम भी कह सकते हैं इसको, या फिर गुणन, कौन से गुणन, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो आपको शुरू हुआ था उस समय आपको समझा दिया गया था कि गुणन क्रमविनिमयता नियम क्या होता है और योज्य क्रम विनिमयता नियम क्या होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो सेकंड है, सेकंड में भी देखो यहाँ पे दोनों क्या है, समान है। ठीक है, लेकिन किसका चिन्ह है यहाँ पे, गुणा का चिन्ह है। यदि यहाँ पे 0 का प्लस का चिन्ह होता है, किसका चिन्ह होता है, प्लस का साइन होता है, किसका, प्लस का धनात्मक चिन्ह होता है यहाँ पे बीच में, तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, योज्य क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। कौन सा, योज्य क्रम विनिमयता का। उसी प्रकार देखो यहाँ पे देखो ये संख्या दिख रही है आपको, और क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 1, क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 1, अर्थात यहाँ पे कौन सा है, गुणात्मक प्रतिलोम नियम लागू हो रहा है। कौन सा नियम लागू हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। और इसमें क्या लिखेंगे, क्रम विनिमयता या फिर गुणात्मक या गुणन, गुणात्मक अथवा गुणन क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता नियम लागू हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखो इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, ये संख्या दिख रही है आपको, -19/29 गुणा 19/-19, -19 से -19 कट जाएगा और 29 से 29 कट जाएगा। यहाँ पे तो देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, 1, अर्थात यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लागू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब हमने आपको क्या बताया था, उल्टा। क्या होता है, उल्टा या विपरीत। अब देखिए यहाँ पे आपको केवल गुणा करना है। देखो 6/13 इसको किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो क्या हो जाएगा, 16 चला जाएगा ऊपर और 7 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। ठीक है, यदि हम गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 16×96/13×7=91, तो माइनस का 96/91। ठीक है, 6/13 को किससे गुणा किया हमने, -7/16 के व्युत्क्रम से, अर्थात इसके उल्टे से गुणा किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -96/91। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन का मतलब होता है आकलन करना या देखना। ठीक है, तो अभिकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको किस गुणधर्म के रूप में हम देखते हैं ये पूछ रहा है। अभिकलन का मतलब कि हम इसको किस गुणधर्म के रूप में क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं या देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली संख्या देखिए आप और ये वाली संख्या देखिए, दोनों समान है। कैसे समान, देखो यहाँ पे 4/3 गुणा का चिन्ह है ना यहाँ पे, तो 4/3 यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे भी 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा नियम लागू हो रहा है, कौन सा नियम लागू हो रहा है, गुणात्मक तत्समक का नियम, गुणात्मक तत्समक का नियम लागू हो रहा है। तो इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक का नियम क्या हो रहा है यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, या फिर गुणात्मक क्रम विनिमयता का नियम, गुणात्मक क्रम विनिमयता का नियम भी लागू हो रहा है। ठीक है, तो दोनों नियमों से कोई सा नियम हम लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
8 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब हम। ठीक है, जहां पर भी किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन होता है तो शुरुआत में हमने जो बेसिक जो जानकारी दी थी उसको बार बार देखें, उससे क्या आपका बेस जो कमजोर है वो आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, और आपको जो कठिन जो सवाल है क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या माइनस का 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका हमको माइनस का 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम देखना है कि 8/9 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको जो मिश्रित भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न को किसमें बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कैसे बदलेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएंगे 8 एकम 8, और 8 में फिर क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, 8 नीचे ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ पे ऐसे कैसे। फिर ध्यान रखना है कि 8 से क्या होता है गुणा, जो आपको मैंने शुरुआत में बताया था, और 1 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। यदि हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे तो 8 बटे में इस तरीके से रह जाएगा, और फिर 1 माइनस के 8 माइनस के 1 से गुणा होगा तो माइनस का 8 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास प्राप्त होता है माइनस के 7/8। अब माइनस के 7/8 का यदि हम क्या निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम सब सुनते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त करना है 1, क्या प्राप्त करना है 1। तो आप बताइए माइनस के 7/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, तो माइनस का 7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए 8 बटे माइनस के 7, ये वाला अचर पद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास 8/9 है, क्या है 8/9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका नहीं। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास एक क्या आना चाहिए हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम का क्या आना चाहिए मान आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है नहीं। ठीक है, उसी प्रकार देखो 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन में देखो हम हल करते हैं पहले इसको। देखो 3 3 9 और 9 और 1 10, ये इस प्रकार से हल कर लो। 3 तो आ जाएगा बटे में। ठीक है, यहाँ की जो संख्या इस प्रकार यहीं पे रहती है जो आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, इसको हल करना। फिर देखो किससे गुणा होता है, ये नीचे वाले से गुणा हो जाएगा, और ऊपर वाला जो भगवान होता है तो ऊपर वाला हमेशा क्या होता है जुड़ता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 यहाँ पे नीचे ऐसे कैसे 3 3 9 और 1 10। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 3 3 9 और ऊपर वाला हमेशा जुड़ जाता है, तो 3 3 9 और 1 10, तो 10/3। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं है। अब देखो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, तो आप बताओ कि 10/3 को किससे गुणा करें कि 1 प्राप्त हो जाए। 3/10 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3/10 से यदि हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है 1, अर्थात 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या प्राप्त हो गया हमको 3/10। ठीक है, और 3/10 देखिए यहाँ पे क्या है 3/10 है ना, 10 का यदि हम 3 में भाग देते हैं तो देखो यहाँ पे नीचे से जब भी बटे से यदि 1 0 को हम हटाते हैं तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, एक अंक छोड़ के क्या लग जाता है दशमलव। अगर नीचे से हम 1 0 को हटाते हैं तो एक अंक छोड़ के क्या लग जाता है दशमलव। यदि हमारे पास होता 3/100 यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बटे में कितने जीरो हैं 2, तो ध्यान रखना आपको 2 अंक छोड़ के क्या लग जाता है दशमलव लग जाता है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर नीचे 2 जीरो हो तो 2 अंक छोड़ के लगा देते हैं दशमलव। अब यहाँ पे क्या है 1 0 है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 1 0, तो एक अंक छोड़ के क्या लगा दिया हमने दशमलव। तो आप देखिए जो हमारे पास 3 सही 1/3 था उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम था उसका मान क्या है हमारे पास 3/10 अर्थात 0.3 आया कि नहीं आया। तो ये क्या है यहाँ पे हाँ सही है, सही है ना ये, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर हाँ सही है। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन में देखिए आपको कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। ठीक है, तो कौन सी परिमेय संख्या है वो 0। ठीक है, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, देखो 0 को यदि हम व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। अगर हम यहाँ पे देखिए यदि हम 0 का क्या करेंगे उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या मतलब होता है इनफाइनाइट अनंत। ठीक है,
तो यहाँ पे देखना ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो कौन सी परिमेय संख्या होती है? शून्य। कौन सी होती है? शून्य, अर्थात जीरो। फिर आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, अर्थात अपने उल्टे के समान होती है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। देखो एक क्या है, अगर एक का हम उल्टा करेंगे तो एक का उल्टा क्या करेंगे? एक बटा एक, तो वो भी क्या है? अपने व्युत्क्रम के समान है, ठीक है। या फिर माइनस का एक, क्योंकि माइनस का एक का यदि हम उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? एक बटा माइनस का एक, ठीक है। तो वापिस एक बटा माइनस एक भी क्या हो जाता है? वापिस माइनस एक हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना एक और माइनस एक, अर्थात एक और माइनस का एक, ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के क्या है? समान है, ठीक है। उसी प्रकार देखो परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है, ठीक है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि जीरो या माइनस जीरो दोनों क्या है? एक समान है, दोनों का मान क्या होगा? एक ही होगा। जीरो कह दो या माइनस जीरो कह दो। तो ध्यान रखना जीरो एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक अर्थात माइनस का जीरो दोनों के मान की क्या है? ये समान है। अब देखो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम अभी हमने पढ़ा है, शून्य का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा क्या होता है? अनंत। तो शून्य का व्युत्क्रम ही नहीं होता है, अनंत का मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनिटी, ठीक है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। बॉक्स में आप क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। फिर देखो यहाँ पे संख्याएं जो स्वयं के क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। इसी लाइन में क्या है? बार बार दोहरा रहा है यहाँ पे कि संख्याएं कौन सी? एक और माइनस की एक स्वयं की क्या होती हैं? व्युत्क्रम होती हैं। एक और माइनस की एक ये क्या होती है? स्वयं के व्युत्क्रम होती है। फिर यहाँ पे कह रहा है आपसे कि माइनस के 5 का व्युत्क्रम। अब देखो यहाँ पे माइनस का 5, अब माइनस का 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? बताओ। एक बटे क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। तो माइनस के 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? एक बटे माइनस का 5 क्या हो जाएगा? एक बटे माइनस का 5, ठीक है। उसी प्रकार देखो एक बटे एक्स का व्युत्क्रम, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात x जगह क्या नहीं है? जीरो नहीं है। अगर दोस्तों x जगह हम जीरो रखेंगे हर में तो क्या हो जाएगा? इसका मान भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए x का मान क्या है? यहाँ पे जीरो नहीं है। तो देखो एक बटा एक्स इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसको किससे गुणा करें? क्या प्राप्त हो हमको? एक। तो किससे गुणा करेंगे? x से। तब देखो x से x कट जाए, क्या प्राप्त होगा हमको? एक प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना एक बटा एक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा x, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक बटा एक्स का उल्टा करेंगे तो एक्स कहाँ पे चल जाएगा? वापस ऊपर चल जाएगा। उसी प्रकार देखना है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है? हमेशा धनात्मक संख्या होगा। जैसे प्लस की 2 है और प्लस की 2 को प्लस की 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का ही आएगा, मान आएगा जो, ठीक है, 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली जो 1.1 है वो समाप्त हो गई है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 1.2 के प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि शुरुआत जो वीडियो की शुरुआत है जिसमें आपके बेसिक के बारे में बताया गया है, एक्सरसाइज 1 के बारे में आपको बताया गया है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि वही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी से क्या हो रहे हैं? सारे सवाल हो रहे हैं, ठीक है। यदि आपने शुरुआत को सही तरीके से नहीं देखा है, शुरुआत को बार बार देखिए ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं उनसे आप लड़ सकें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। प्रश्नावली 1.2। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1, अब देखिए दोस्तों हम प्रश्नावली 1.2 के, ठीक है, इन सवालों को क्रमवार हल करेंगे दोस्तों। तो देखिए हम शुरुआत में देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या करना है? निरूपित करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कक्षा 7 में भी मिलेगा, 7वीं क्लास में भी, ठीक है दोस्तों। तो देखो कैसे करना है इनको, एक बार आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए आप एक बार, कि यहाँ पे क्या है 7/4, ठीक है, 7/4 अर्थात जो आपका हर है, ऊपर क्या है अंश और नीचे क्या है हर। हर यदि क्या हो? छोटा हो। हर क्या हो? यदि छोटा हो। देखिए सीधी सी बात है, यदि हम 7/4 को तोड़ते हैं, 7/4 को, अर्थात साधारण से साधारण तरीका देखते हैं, 7 में किसका भाग देते हैं? 4, ठीक है। तो देखो 4 एकम 4, कितना बच जाएगा हमारे पास? 3,
ठीक है, इसका मतलब एक बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, फिर क्या आएगा एक के बाद में, अर्थात एक से क्या मान आएगा, बड़ा आएगा, एक से मान क्या आएगा, बड़ा। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा आप, यदि हर क्या हो, छोटा हो, हर क्या हो हमारे पास छोटा हो, तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो एक से लेके, ठीक है, एक से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, एक से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, एक से बड़ा बनेगा। ठीक है, यदि आपके पास हर क्या हो, बड़ा हो, हर क्या हो, बड़ा हो। अब देखो 6 में 5 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 5 में भाग नहीं जा रहा ना भाई, 6 का भाग 5 में नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्या किस में आएंगे, दशमलव में आएगा ना, 0 पॉइंटों में। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना, वो 0 से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि माइनस में है ना मान, तो 0 से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, यदि 7/4, यदि यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं, यदि हर हर क्या हो, छोटा हो, हर क्या हो, छोटा हो, तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक से क्या होगा, बड़ा, एक से क्या होगा, बड़ा, एक से क्या होगा, बड़ा। अब देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक सरल रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं, एक सरल रेखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो बिंदु आप लिखते हैं ना, वो ही आपका डिक्लेयर करेगा कि आप इस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं या गलत। अब देखिए यहाँ पे एक से बड़ा आ रहा है ना मान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक, क्या लिखेंगे, एक, और एक के बाद देखो दो पर तो पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आखिरी बिंदु दो, क्या आ जाएगा, दो। अर्थात एक से लेके और दो के बीच में क्या आएंगे, मान आएंगे, एक से लेके और दो के बीच में क्या आएंगे, मान। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे बड़ी संख्या देखो अंश को देखते हैं, अंश कितना है यहाँ पे 7, तो हम कितने डंडे खींचेंगे, 7 डंडे खींचेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 खींच दिए हमने 7 डंडे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कितने हैं, 7 है ना ऊपर, तो यहाँ से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबके यहाँ पे क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिख दी, और सब में किसको डिवाइड कर देंगे, 4 से क्या दे देंगे, सब में भाग दे देंगे। देखो यहाँ पे क्या देंगे, 4 का भाग देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, 4 का भाग, यहाँ पे भी 4 का भाग, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे किसका भाग देंगे, 4 का। तो अब देखते हैं हम कि 7/4 कहाँ पे है, इस बिंदु पे है। तो इस बिंदु को कैसे करेंगे, हम मार्क करेंगे, फिर गोला मारेंगे, यहाँ पे हम तीर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7/4 बिंदु, 7/4 बिंदु। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पहले हम डिवाइड करके देख लेंगे, एक से बड़ा आएगा मान या छोटा आएगा। यदि छोटा मान आएगा तो 0 से लेके 1 के बीच में बनाएंगे, यदि उससे छोटा आएगा तो 0 से लेके -1 के बीच में बनाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, हर क्या हो, छोटा हो तो भाग देके देखेंगे, एक से बड़ा आ रहा है मान या छोटा आ रहा है। ठीक है, एक से बड़ा आ रहा है, एक और दो के बीच में आ रहा है, तो एक और दो के बीच में है, क्योंकि दो को देखो पूरा, अगर यहाँ पे 8 होता तो पूरा पूरा 2 बार भाग चला जाता, कितना यहाँ पे 7 ही रह गया ना, तो एक बार भाग जाए, इसका मतलब मान कितना आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, तो एक से लेके किसके बीच में बनेगा, संख्या रेखा 2 के बीच में बनेगी। उसी प्रकार देखो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है हर क्या है, यहाँ पे बड़ा, हर क्या है, बड़ा है, तो ग्राफ किससे छोटा बनेगा, 0 से, 0 से लेकर -1 के बीच बनेगा, इसके बीच बनेगा, 0 से लेकर -1 के बीच में बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है, देखो 0 से लेके, तो आपको 0 यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि संख्या कैसे है, ऋणात्मक, तो 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और इस साइड जो मान आएंगे वो आते हैं ऋणात्मक, और 0 से इस साइड आते हैं वो क्या आते हैं, धनात्मक, जो आपको मैंने शुरुआत में बताया है पूर्णांक संख्याओं में। अब देखिए 0 से छोटा मान है, यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, इस ग्राफ को किसके बीच में बनाना है, इस संख्या रेखा को 0 से लेके और -1 के बीच में, 0 से लेके और -1 के बीच में बनाना है। तो ऊपर कितना है, यहाँ पे अधिकतम मान कितना है, -5 है ना अंश, तो -5 तक क्या लिखेंगे हम, गिनती लिख देंगे, लिख दी गिनती, फिर सब में किसका डिवाइड कर देंगे, 6 का भाग दे देंगे, किसका भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे, सब में किसका भाग देंगे, 6 का भाग दे दिया। अब हमको देखो -5/6 बिंदु कहाँ पे प्राप्त होता है, यहाँ पे, तो इसको हम इंगित करेंगे और फिर तीर के साइन से, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे -5/6 क्या है, यहाँ पे बिंदु प्राप्त होता है हमको। क्लियर, इस प्रकार हमको किसी भी परिमेय संख्या को क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना माना जाता है। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो तीनों में
हर क्या है यहाँ पे समान है, ठीक है। इसका मतलब है एक ही संख्या रेखा पे तीनों बिंदुओं क्या कर देंगे हम, इंकित कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इसमें भी देखो अंश क्या है, बड़ा है, माइनस के 2 से बड़ा है ना 11, 2 से बड़ा है 11, यहाँ पे देखो 5 से बड़ा है 11 और यहाँ पे 9 से क्या है, बड़ा है 11। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हर क्या है, बड़ा। और हर जब बड़ा हो तो किस पे बनेगा, 0 से लेके -1 के बीच में बनेगी संख्या रेखा। अब देखो यहाँ पे संख्या रेखा कैसे बनाएंगे, 0 से लेके और -1 के बीच में, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अंश में सबसे बड़ी संख्या कितनी है, -2, तो यहाँ पे देखो -1 और यहाँ पे -2 खींचेंगे। इसमें देखो -5 तक है, तो यहाँ पे -2 के बाद में -3, -4 और -5। यहाँ पे -9 तक है, तो देखो -6, -7, -8 और -9, ठीक है। उसके बाद में सब में किसका डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 11 का। किसका भाग दे देंगे, 11 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे, 11 का, दे दिया 11 का भाग। अब देखो -2/11 कहाँ पे बिंदु, ये रहा, तो यहाँ पे इसको इंगित करेंगे हम और तीर के साइन से क्या करेंगे, -2/11 क्या हो जाएगा, ये बिंदु, ठीक है। इसी प्रकार से -5/11 कहाँ पे, यहाँ पे प्राप्त हो गया, तो इस बिंदु को इंगित करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5/11 बिंदु। और इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, -9/11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्या कहते हैं, हम संख्या रेखा पे क्या करेंगे, बिंदुओं को निरूपित करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड देखिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या रेखा बनेगी वो 0 से लेके 1 के बीच में बनेगी, या 1 से लेके 2 के बीच में बनेगी, या 2 से लेके 3 के बीच में बनेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से क्या हो, छोटी हो। अब मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या वे सभी प्राकृत संख्या होती हैं जिनको हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्योंकि यदि बटे में यदि मान 0 आ जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, अनंत। क्या प्राप्त होगा, अनंत, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 से छोटी संख्या, तो देखो 2। अब 2 से छोटी क्या हो जाएगी, 1। 1 से छोटी क्या हो जाएगी, 0 को भी ले लेते हैं, ठीक है। 0 छोटी क्या हो जाएगी, -1, और -1 से छोटी क्या हो जाएगी, -2, और -2 से छोटी क्या हो जाएगी, -3। तो देखो कितनी संख्या होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 हो गई 5। और सब में किसका भाग दे देंगे हम, 1 का। किसका भाग दे देंगे, 1 का, ठीक है। 0 का भाग कभी नहीं देना है, क्योंकि ध्यान रखना परिमेय संख्या होती है जिनमें जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q ≠ 0 अर्थात Q के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 5 क्या हो जाएंगी यहाँ पे हमारे पास, 2 से छोटी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। 2 से क्या है, ये छोटी है, 2 से क्या है, छोटी है। आपको पता है जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो लेस देन और ग्रेटर देन, जिस साइड ध्यान रखना, जिस साइड बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ क्या होता है, मुख खुला होता है, ठीक है, इस चिन्ह का। और जिस साइड संख्या छोटी होती है वहां पे क्या होती है, इसकी पूंछ, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार होगा। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा। अब देखिए हम परिमेय संख्या निकालना सीखते हैं, शुरुआत में भी आपको बता दिया गया है, तो एक बार दोबारा देखते हैं हम चौथे क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। जहां पे आपको कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके आप वापिस पुनः उसको बात को दोहरा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको उसी बात को 2 बार समझाऊंगा, आपको ऐसा फील होगा। यदि आप एक वीडियो को 4 बार देखते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि हमको टीचर के द्वारा 4 बार पढ़ाया गया है। अब देखिए फैन, क्वेश्चन नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमको, तीसरे की तरह ही है, इसमें क्या निकालनी है हमको, परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। अब परिमेय संख्या निकालने की 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, और एक तरीका वो भी सही है, वो भी क्या है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो दोनों तरीकों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उस तरीके के बारे में, कि उस तरीके से कैसे परिमेय संख्याएं निकाली जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यदि हमसे पूछा जाए कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2/5 प्लस 1/2 दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में दोनों में किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे दिया जाता है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया जाता है। अब देखो आपको छोटी बात आनी चाहिए एक, यदि आपको यहाँ पे 2/5 हो और यहाँ पे भाग का साइन हो, भाग का चिन्ह हो, ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास क्या हो 1/2। तो आप कैसे हल करते हैं, 2/5 तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। और जो 1/2 है वो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में बदल जाता है, भाग का जो साइन है ना उसको गुणा के रूप में बदल देते हैं। और यहाँ पे जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, उल्टी। क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाती है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे वापस से ध्यान देना एक बार कि 2/5 और भाग का चिन्ह हो, यहाँ पे 1/2 हो, तो क्या हो जाती है, हम यहाँ से भाग के जब चिन्ह को हटाएंगे, गुणा में बदलेंगे ना चिन्ह को, तो यहाँ की जो संख्या होती है, नेक्स्ट जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, ठीक है। तो देखो फिर 2 दूनी 4 और नीचे 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 4/5, ऐसे हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। जैसे हम गुणा करते हैं कि 2/3 गुणा 4/6, तो गुणा में क्या होता है, 2 2 चक्को 8 और 6 18, ठीक है। ऐसे गुणा आपस में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन डिवाइड में आपको ध्यान रखना है कि आगे की जो संख्या होती है वो कैसे हो जाती है, विपरीत हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखो पहले इस इक्वेशन को सरल करेंगे, तो देखो यहाँ पे देखना दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपको, 5 दूनी 10। दो तरीके होते हैं करने के, इन दोनों को पहले आपस में गुणा करो और फिर इनको तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, फिर 2 किससे गुणा होगा, -2 से क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो प्लस, 5 किससे गुणा होगा, 1 से, तो 5 एकम 5, और भाग किसका है यहाँ पे 2 का। अब देखो यहाँ पे बटे में तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बटे में तो हमारे पास कितना बचा 10, बटे में कितना बचा हमारे पास 10, -4 और प्लस का 5, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 1 बच जाएगा, और भाग का चिन्ह और क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। यदि हम फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखो यहाँ पे 1/10 और भाग का चिन्ह किस में बदलता है, गुणा में, और यहाँ पे जो संख्या रह जाती है वो क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पे 2 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या इसका मतलब क्या है, नीचे 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2, उल्टी हो जाएगी ये संख्या, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/20, क्या लिखेंगे 1/20। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई 1/20, ठीक है। फिर हम अगली परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं, एक संख्या क्या हो गया हमारे पास 1/20। यदि हम अगली परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं तो फिर 1/20 में क्या जोड़ा जाएगा, ये तो इस संख्या को जोड़ दो या इस संख्या को जोड़ दो, दोनों में से कोई सी भी एक संख्या को जोड़ के हम अगली परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यदि हम इस संख्या का सहारा लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तो वापिस से 1/20, इसमें क्या जोड़ेंगे, दोबारा 1/2 को जोड़ा जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें किसका भाग दिया जाएगा, 2 का भाग दिया जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 20 में देखो 2 का भी भाग चला जाता है और 20 का चला जाता है। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो। तो देखो 2 को 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे 40, फिर 2 किससे गुणा होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा 2, और 20 किससे गुणा होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो देखो 20 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 22/40, और यहाँ पे देखो डिवाइड का चिन्ह था, यहाँ पे कितना था 2, ये हमारे साथ साथ चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 22/40, अब 2 कैसे हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, 1/2 हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि भाग का यहाँ पे चिन्ह था, इसको किस में बदल दिया, गुणा में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 1/2। यदि आप काटना चाहो तो देखो 2 से कट रहे हैं यहाँ पे, अगर नहीं काटना चाहो तो मत काटो, 22 बटे क्या हो जाएंगे 40 दूना 80, ठीक है। यदि आप काटना चाहो तो देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे देखो 2 चक्को 8 और 0, मतलब 11/40, 11/40। तो एक संख्या हमारे पास क्या प्राप्त हो गई 1/20, और दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारे पास 11/40, ठीक है। तो इस प्रकार भी हम क्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें वापस से हम 1/2 को जोड़ेंगे और फिर 2 का क्या देंगे, हम भाग देंगे, और हमारे पास तीसरी क्या प्राप्त हो जाएगी, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे हम परिमेय संख्या निकालेंगे, थोड़ा क्या लग जाएगा हमारे पास, समय खर्च होगा, क्या खर्च होगा, हमें समय खर्च होगा, ठीक है। तो इससे आसान तरीका है जिसके द्वारा हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो तरीका दिया गया है उससे बता रहे हैं हम कि दोनों संख्याओं को पहले जोड़ा जाएगा, फिर उससे 2 से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, फिर वापस जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी उसको वापस फिर किसी एक संख्या में जोड़ा जाएगा, फिर वापस उसमें 2 का डिवाइड किया जाएगा, फिर वापस जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वापस उसको उसी संख्या में जोड़ा जाएगा, और फिर वापस 2 से क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। यह प्रक्रिया कब तक दोहराई जाएगी, 10 तक, ठीक है, ताकि हमको 10 क्या प्राप्त हो जाए, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। लेकिन इससे क्या है, एक आसान तरीका हो रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं वो आसान तरीका क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, हमें समय की भी बचत होगी, ठीक है, और जो परिमेय संख्या प्राप्त होती है
वो क्या मानी जाएंगी, सही मानी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, हर, अंश बटे हर है, तो हर को क्या बनाना पड़ता है, समान। यदि हमारे पास दिया गया है -2/5, ठीक है, और एक हमको दे रखा है क्या, 1/2, एक दे रखा है -2/5 और एक दे रखा है हमको 1/2। हमको क्या करना है, सबसे पहले हरों को क्या बनाना है, समान। हर को क्या बनाना है, समान बनाना है। तो समान कैसे बनाएंगे, इसके हर को यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसके हर को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के हर क्या हो जाएंगे, समान। तो यहाँ पे हर क्या है, 2 है ना, यदि हम इसको 2/2 से गुणा कर दें, ठीक है, यदि हम इसको किससे गुणा कर दें, 2/2 से, देखो यहाँ पे नीचे कर देते हैं। यदि हम इसको -2/5 को 2/2 से गुणा कर दें और यदि हम 1/2 को इससे गुणा कर दें 5/5, क्योंकि नीचे यहाँ पे कितने हैं, 5, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास -4 और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। तो देखो दोनों के जो हर है वो क्या हो गए, समान हो गए, दोनों के हर क्या हो गए, समान। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास परिमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं, यदि हमको 2 या 4 परिमेय संख्याएं निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, नीचे देखो बटे में क्या लिख देते हैं हम, 10 10 10 और 10, ठीक है, और यहाँ पे हम बढ़ती क्या लिख देते हैं, संख्या। देखो -4 से बड़ा क्या होता है, -3, फिर -2, फिर -1, फिर क्या आता है हमारे पास 0, और फिर क्या आता है हमारे पास 1, तो 1/10, फिर क्या आता है हमारे पास 2, तो 2/10, फिर क्या आता है हमारे पास 3, तो 3/10, ऐसे संख्या लिख देते। यदि आप 0 को हटाना चाहते हो तो 0 को हटा भी सकते हो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 4/10। तो देखो यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या, ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं ये भी क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो शुरुआत में जो परिमेय संख्या निकाली थी ना, यहाँ पे क्या आई थी हमारे पास, 1/10 आई थी ना, ठीक है, 1/20 भी आ सकती है, ठीक है, और यहाँ पे फिर दूसरी जो परिमेय संख्या निकाली थी वो हमारे पास क्या आई थी, 22/80, ठीक है। तो ऐसे जो बटे में परिमेय संख्या आती है ना, तो ये भी क्या प्राप्त होगी हमको, परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ही प्राप्त हुई है, ठीक है, जबकि हमको कितनी प्राप्त करनी है, 10। कितनी प्राप्त करनी है, 10। तो देखिए हम 10 कैसे प्राप्त करेंगे उसको समझो एक बार आप। देखो जब हमने यहाँ पे हर को समान बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, नीचे यहाँ पे क्या होगा -4, यहाँ पे कितना होगा ऊपर 5, यहाँ पे कितना होगा 10। अब इनके अंतर जितना डिफरेंट अधिक आएगा ना, -4 के और 5, देखो हर तो क्या है यहाँ पे समान है, अंश में देखना है आपको कि अंश में जितना डिफरेंट अधिक आएगा, -4 और 5 में जितना अधिक अंतर आएगा बीच में, उतनी ज्यादा हमको क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी, उतनी ज्यादा क्या प्राप्त होगी हमको, परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो डिफरेंट ज्यादा लाने के लिए इसको आप 2/2 से गुणा कर सकते हो, फिर इसको भी 2/2 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर इसको 3/3 से गुणा करोगे तो इसको भी 3/3 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप इसको 4/4 से गुणा करोगे तो यहाँ पे भी 4/4 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लो हम किससे गुणा करते हैं, 2/2 से गुणा करते हैं दोबारा, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2/2 से, ताकि जो हर हो वो क्या रहे, हमेशा समान रहे। अब देखो यहाँ पे हर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो -8 बटे और 10 दूना 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10 और नीचे कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे कि -8 और 10 के बीच में क्या कम से कम 10 संख्या आती है क्या, यदि 10 संख्या प्राप्त हो जाएगी तो सबके डिवाइड में बटे में क्या रख देंगे हम, 20 20 20 20 रख देंगे, तो हमारे पास 10 क्या प्राप्त हो जाएंगी, परिमेय संख्या है। अब देखिए हम 10 एक बार जांच करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए हम देखते हैं नीचे तो क्या आएगा 20, नीचे तो क्या आएगा, हमेशा 20 आएगा, ठीक है, जो हर होता है ना वही आता है नीचे, तो नीचे क्या आएगा, हमेशा हर होगा, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। ऊपर देखो क्या लिखेंगे हम, संख्या लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से 10 से लिख दो घटती हुई, या फिर -8 से बढ़ती हुई लिख दो। तो देखो 10 से छोटी क्या होती है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर यहाँ पे -1, ठीक है, फिर वापिस -2/20। तो देखो इस प्रकार आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी, 10 या 10 से ज्यादा परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम 10 या 10 से ज्यादा क्या प्राप्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम जमाना है, देखो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये, ठीक है। अब इसको हम इसके बीच में जमाएंगे, किन के बीच में जमाएंगे, इन दोनों के बीच में जमाएंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इनके बीच में जमाएंगे यहाँ पे कितने को 10 को यहाँ पे जमा लो आप, ये वाला 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है 9/20, फिर इसके बाद में है 8/20, फिर 7/20, फिर 6/20, फिर 5/20, फिर यहाँ पे 4/20, यहाँ पे 3/20 और यहाँ पे 2/20, यहाँ पे 1/20 और यहाँ पे माइनस का 1/20। तो ये हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई, 10 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, देखो सबसे बड़ी क्या है 1/2, ये इससे क्या है छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया था यहाँ पे, फिर इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है। ठीक है, ध्यान रखना है इससे इनका क्या मतलब होता है, जिस साइड मुंह क्या होता है खुला, उस साइड क्या होती है बड़ी संख्या, जिस साइड मुंह खुला होता है ना उस साइड क्या होती है बड़ी संख्या होती है। ध्यान रखना, जिस साइड बड़ी संख्या बड़ा मान और यहाँ पे क्या आता है छोटा मान। ठीक है, बड़ा जो मान होता है उस साइड इसका क्या हो जाता है साइन का जो लेस देन होता है। ठीक है, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, अर्थात 2 और यहाँ पे हो 5, तो 2 ग्रेटर देन क्या है 2, क्या है 2 लेस देन क्या है 5, अगर 2 क्या है 5 से छोटा है, या फिर 5 क्या है ग्रेटर देन 2, अर्थात 5 क्या है 2 से क्या है बड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं। क्लियर, अब देखिए एक जैसे सवाल है इसलिए इनमें बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब देखो दोबारा, अब देखो इसको हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर हल करते हैं। यहाँ पे 2/3 और 4/5, 2/3 और यहाँ पे कितना है हमारे पास 4/5। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमको 5 निकालने कह रहा है, लेकिन हम ज़्यादा निकाल के बताएंगे तो कैसे निकालते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, दोनों का जो नीचे का जो हर होता है उसको क्या बनाते हैं समान बनाते हैं। तो देखो हरों को समान बनाएंगे, यहाँ पे इसको हमने गुणा कर दिया, तो 2/3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 4/5, तो इसको हम गुणा कर देंगे, इसका जो हर है 5 उससे गुणा करेंगे, 5/5 से गुणा कर दिया, और इसका यहाँ पे क्या है 3, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 3/3 से। तो देखो यहाँ पे 5 दूनी 10 बटे यहाँ पे 5 तिया 15, और यहाँ पे देखो 4 5 तिया 15 तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 तिया 12। अब देखो जो अंश है उसमें देखो डिफरेंट, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12, कितने का अंतर है 1 का ही अंतर है। इसका मतलब हमको कितनी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, बीच में 1 की प्राप्त होगी। अब हमको प्राप्त करनी कितनी 10, इसलिए हम इसको किससे गुणा करेंगे, तो 2/2 से गुणा कर दो, या 3/3 से गुणा कर दो, या 4/4 से, फिर उसी संख्या से आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। यदि मान लो हमने गुणा कर दिया, क्योंकि अंतर बड़ा ज़्यादा लेना है, यहाँ पे जो डिफरेंट है ज़्यादा लेना है ना, तो उसके लिए हमने किससे गुणा किया, इसको हमने गुणा कर दिया, इसको 4/4 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया 4/4 से, ताकि दोनों के जो अंश है उनमें क्या हो डिफरेंट अधिकतम हो। देखो यहाँ पे 15 चक्कू 60 और 10 चौक 40। अब यहाँ पे देखो 15 चक्कू 60, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 15 चक्कू 60 और 12 चौक 48। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने हैं 40 और यहाँ पे कितने 48, कितने का अंतर है 8 का अंतर है ना। तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे परिमेय संख्या है 5 लिखनी है, 1 2 3 4 5 लिख लें कह रहा है इसमें। ठीक है, तो 5 रखनी है। अब देखो यहाँ पे एक क्या हो जाएगी हमारे पास 48/60 है ना, तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा 60 60 60 60 और 60। ठीक है, अब देखो 40/60, तो 40 से तो बढ़ता हुआ मान, 40 के बाद क्या होता है 41 42 43 44 45। ठीक है, कहाँ तक लेना है आपको 48 तक, 48 से छोटा और 40 से बड़ा ले लिया। तो हमारे पास ये क्या प्राप्त होगी 5 क्या प्राप्त होगी परिमेय संख्या है, तो इससे क्या है ये छोटी। ठीक है, और 2/3 से क्या है ये बड़ी। तो इस प्रकार हमको क्या निकालना है परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, वहीं पे आप देखते हैं हम इस वाले सवाल में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखो एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बार बार निकालेंगे ना, अभ्यास करेंगे तो सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला हमारे पास क्वेश्चन है -3/2 और दूसरी संख्या है हमारे पास 5/3। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो हर है उसको क्या बनाएंगे समान, तो इसको किससे गुणा करेंगे
माइनस का 3/2 है, इसको गुणा करेंगे हम किससे, 3/3 से। अब जो हमारे पास 5/3 है, इसको हम गुणा करेंगे इसके हर से, क्या है 2/2 से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो 3 तिया 9, तो माइनस का तो 9 और 2 3 दूनी 6 प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखो 5 दूनी तो 10 और नीचे 3 दूनी 6 प्राप्त हो गया। अब देखो माइनस का 9 और 10 के बीच में कम से कम 5 का डिफरेंट होना चाहिए, तब हमारे पास 5 क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे 6 तो कहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, क्योंकि हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो या तो 10 से छोटी संख्या लिख लो या -9 से छोटी संख्या लिख दो। अब देखो -9 से छोटी क्या हो जाएगी, -9 से तो बड़ी, ध्यान रखना आपको, यहाँ से तो इससे तो बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी, तब जाके तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या प्राप्त होगी हमको। तो -9 से बड़ी क्या होती है, -9 से बड़ी होगी -8, -7, -6, -5, -4, आगे अगर और भी ज्ञात करनी होती तो हम ऐसे लिख सकते थे। या फिर यहीं से यदि हम लिखना प्रारंभ करें तो देखो यहाँ पे 6/6 है, यहाँ पे क्या जाएगा 9, यहाँ पे क्या जाएगा 8। ठीक है, तो ये क्या है, इससे छोटी संख्या प्राप्त है, इन दोनों से क्या है, छोटी संख्या है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, नीचे क्या जाएगा 6 6 6 6 और 6, ऊपर देखो यहाँ पे ये 9 8 7 6 5। तो ये जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई है ये 5/3 से तो क्या है, छोटी, और माइनस का 3/2 से क्या है, बड़ी परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। तो ऐसी आप 10 या 20 या कितने भी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। या फिर जो किताब में जो तरीका दे रखा है कि दोनों को पहले जोड़ो, फिर उसमें क्या है 2 का भाग दो। ठीक है, जो परिमेय संख्या आपको प्राप्त होती है फिर वापस उसको उसी दी गई संख्या में जोड़ो, फिर 2 का भाग दो, फिर आप नेक्स्ट क्या प्राप्त करो, परिमेय संख्या प्राप्त करो। अब यहाँ पे दे रखा है छठे सवाल में, देखो कि 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है, 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। देखो 2 से बड़ी क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी क्या है 3 4 5 6 7, 2 से बड़ी संख्या है ना, और सबके नीचे क्या लगा दो 1 1 1 1 1। तो ये भी क्या है, 2 से बड़ी क्या है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका यदि मान लो आपको 2 संख्या दे रखी है। ठीक है, यदि आपको दो संख्या दे रखी है, आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास में मिलेगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे देखो 3/5 और 3/4 के बीच में निकाल सकते हो। फिर आपको एक तरीका और बताऊंगा मैं, कौन सा, 3/5 और 3/4। अब देखिए यहाँ पे 3/5 और 3/4 के बीच में देखो एक बार, 3/5 और 3/4 के बीच में, तो कैसे निकालेंगे हम, इसका हर क्या है यहाँ पे 4, तो देखो इसको किससे गुणा करेंगे 4/4 से। इसका हर क्या है यहाँ पे 5, तो इसको किससे गुणा करेंगे 5/5 से। अब देखो 4 तिया 12 और नीचे 5 चक्कू 20, और यहाँ पे देखो 5 चक्कू 20 तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 5 तिया 15। अब देखो अंतर कितना क्या है 12 15, 3 का ही अंतर है, तो 3 ही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। हमको थोड़ी ज़्यादा चाहिए ना, तो इसको ज़्यादा गुणा कर दो, इसको 2/2 से गुणा कर दो, इसको भी 2/2 से गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 दूना, यहाँ पे कितना देख रखा है 15 दूना 30, कितना आ जाएगा 30। अब देखो यहाँ पे 24 और 30 कितने का अंतर होगा 6 का। इसका मतलब हमको कितनी निकालनी है, 5 तो निकालनी है हमको। तो यहाँ पे देखो 5 निकाल लो आप, 40 40 40 40 और 40, और यहाँ पे देखो 24 से छोटी क्या है 23 22 21। 23 से देखो यहाँ पे 24 से तो बड़ी लेनी है, 30 से छोटी लेनी है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, 24 से तो बड़ी, तो 24 के बाद में 25 26 27 28 और 29। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगी, 4 क्या प्राप्त होगी, 4 नहीं 5 क्या प्राप्त होगी, सॉरी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या निकालनी है दोस्तों, परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, वैसे देखो इस पे भी देख लो, यहाँ पे 1/4 और 1/2 के बीच में। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इसके हर को इससे गुणा करो और इसके हर को इससे गुणा करो, आपको दोनों का हर समान बनाना है, बस हर क्या बनाना है, समान। ठीक है, तो इसको देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/4 कब होगा, जब इसको 2/2 से गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। यहाँ पे देखो ये 4 है, यहाँ पे क्या है 4। अब देखो 1 और यहाँ पे 2, बीच में अंतर ही नहीं है ना, अंतर नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसको वापस किससे गुणा कर दो, इसको आप गुणा कर दो 4/4 से, और इसको किससे गुणा कर दो 4/4 से।
तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4/16 और यहाँ पे 4 दूनी 8/16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर को ध्यान रखना, हमको हर क्या होना चाहिए, हमेशा समान होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, हमेशा समान। ठीक है, अब देखो 4 और 8 केवल 4 का ही अंतर है, हमको निकालनी है 5 परिमेय संख्या, तो वापस इसको आप 2/2 से गुणा कर दो, इसको भी किससे गुणा कर दो, 2/2 से। तो देखो 4 दूनी 8 और नीचे 100 दूना 32 और यहाँ पे देखो 8 दूनी 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा वापस 32। अब देखो 8 और 16 8 का अंतर हो गया ना, अब हमारे पास 5 परिमेय संख्या आसानी से आ जाएगी। तो नीचे तो आपको 32 32 32 लेना है और ऊपर देखो 8 से बड़ी 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ऐसे ही हम 5 या 10 कितनी भी क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं 8वीं की एक्सरसाइज नंबर 2 पे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।